Hello everyone, welcome to my YouTube channel ज्ञान यात्रा। माय नेम इज आभा दुबे एंड आज जो मैं आप लोग के लिए लेक्चर लेकर आई हूँ वो रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से। तो पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसका यूज कहाँ पर होता है, देन उसके बाद इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो काफी बड़ा पार्ट है, तो इसलिए मैं सारी चीजों को कवर करूंगी। तो आपके जो ये लेक्चर हैं ये काफी ज्यादा हो सकते हैं। आई थिंक 5 to 6 लेक्चर में आपकी ट्रिग्नोमेट्री जाके कंप्लीट होगी। तो आज ही मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार होती क्या है। देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में लिखा हुआ है कि इसको दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। पहला है ट्रिग्नन और दूसरा है मेट्रोन। ट्रिग्नन मतलब होता है ट्राइंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है ना। और त्रिभुज बोलते किसके हैं? जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। और मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मापन। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये कह सकते हैं जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोणों का मापन होता है, ठीक है ना। त्रिभुज बोल सकते हैं या इसे त्रिकोण बोल सकते हैं। त्रिकोण मतलब होता है 3 कोणों का माप। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आपकी क्या क्या आ सकता है? मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। और चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ये वाला ट्रायंगल होता है ना, समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल आपका होता है 90 डिग्री, तो इसी के आसपास ही वो घूमता रहता है। मतलब जितनी भी चीजें हैं वो आपके त्रिकोणमिति में आपकी सभी समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे आते हैं कोण। अब त्रिकोण की बात हो रही है तो कोण का तो डिस्कशन होगा ही होगा। तो कोण में हम ये कह सकते हैं, मान लो कि कोण हमारा इस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम अंतिम भुजा। क्या बोलते हैं इसे? अंतिम भुजा। और ये जो पहले से बनी होती है इसे हम कहते हैं प्रारंभिक भुजा, क्योंकि जब भी आप एंगल बनाते हैं तो सबसे पहले आप प्रारंभिक भुजा को खींचते हैं, देन उसके बाद में एंगल बनाते हुए अंतिम भुजा को खींचते हैं, तो ये आपका कोण बन जाता है। अब ये जो बीच का एंगल है इसे ही हम कोण कहते हैं। यहां से यहां तक का जो एंगल है वही आपका कोण मापा जाता है, ठीक है। अगर आप इसको कोई नाम देना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे BOA लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं। यहाँ अगर आप मेंशन करना चाहें तो O को शीर्ष लिख सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि एंगल AOB क्या है? ये एक कोण है। AOB क्या है? एक कोण है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे मेंशन किया जाता है। अब चलते हैं कि ये कितनी तरह के होते हैं। तो देखो, कोण हमेशा ना 2 प्रकार के होते हैं। 2 ही कोण देखने को मिलते हैं। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, ठीक है। यही 2 कोण आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा कोण देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। धनात्मक कोण को आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं पॉजिटिव एंगल, और ऋणात्मक को लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव एंगल, ठीक है। ये कुछ थ्योरी वाली चीजें हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बता रहे हैं ताकि आप लोग एज अ जनरली इसको सिर्फ याद रखेंगे। बाय चांस अगर कभी आता है तो बता दीजिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं, वरना क्वेश्चंस ही आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर इस तरह का कोण था, मतलब ये जो खींचा गया, इसको हम कह सकते हैं कि ये कोण है, लेकिन ये कौन सा कोण है? तो इसको आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिव कोण है, पॉजिटिव एंगल बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा गया निगेटिव कोण कौन सा है, तो आप यहाँ बनाना चाहें तो ये होता है पॉजिटिव कोण। अगर निगेटिव कोण की बात हो रही है तो आपका ये कोण नीचे की तरफ बनेगा, ये आपका होता है निगेटिव कोण, ठीक है। ये हो गए दोनों के बीच में डिफरेंस कि ये पॉजिटिव कोण कौन सा है और निगेटिव कोण कौन सा होता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये इसकी डायरेक्शन होती है इधर की ओर और इसकी डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हो गया, ये जो धनात्मक कोण है ये घड़ी की सुई
के विपरीत घूमता है, इसका मतलब ये वामावर्त दिशा में घूमेगा। और ऋणात्मक जो कोण होता है ये घड़ी की सुई के साथ घूमता है, तो ये आपका हो गया दक्षिणावर्त। ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ऐसे जनरली लिख के बता दिया है, वरना अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तो बहुत बड़ा है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि कोण हमारे पास में दो तरह के होते हैं, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण की जो दिशा होती है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, इसका मतलब वो वामावर्त रहता है। और ऋणात्मक कोण घड़ी की सुई के साथ रहता है, मतलब वो दक्षिणावर्त रहता है। ठीक है। अब चलते हैं इसमें कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण क्या होता है। समकोण पहले आप जान लीजिए कि समकोण क्या होता है, देन उसके बाद इसमें और भी चीजें देखने को मिलेगी। तो देखिए, अगर हम समकोण की बात करते हैं तो समकोण का मतलब यही होता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है। जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा तो वो आपका समकोण माना जाएगा। मतलब ये जो आपका स्क्वायर के शेप में बना है ये 90 डिग्री ही डिनोट किया जाता है। बाय चांस अगर कहीं पर भी यहाँ ऐसे बनकर यहाँ 90 डिग्री लिखा है तो ठीक है, वरना जहां ये बना रहता है वहां पे 90 डिग्री शो नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी आप उसको यही मानेंगे कि वो 90 डिग्री है, तभी वो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है ना। अब चलते हैं वृत्ताकार प्रणाली, या कहीं कहीं पे इसको सर्कुलर सिस्टम या पद्धति भी बोला जाता है, सर्कुलर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। अब चलते हैं कि ये होता क्या है। मेनली क्या होता है ना कि आपके पास अगर ये सर्कल है, ठीक है ना, जिसका आपके पास ये केंद्र दे रखा है, जिसको लिख लेते O, ठीक है ना। ये आपका व्यास ले लेते हैं A और B। व्यास मतलब हो गया आपका डायमीटर। ठीक है। रेडियस OA या OB आप ले सकते हैं। एंड ये जो आपका आर्क लगा है वो ले लेते हैं OP। और ये जो आपका एंगल बना है मान लेते हैं कि 1 डिग्री है, अपने मन से ले रहे हैं कि ये 1 है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है R, जो कि आपकी रेडियस है। ठीक है ना। अब देखो, अगर ये इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे एक सिस्टम, मतलब एक उसको डेफिनेशन के तौर पे ये लिख सकते हैं कि किसी वृत्त में कर लो, किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का माप 1 रेडियन होता है। मतलब ये हो गया कि किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर, मतलब त्रिज्या से जो भी आप चाप या आर्क लगाते हैं तो उनके बीच में जो एंगल वो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 रेडियन का ही होता है। ठीक है ना। वैसे इसको C से डिनोट किया जाता है, C लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास एक जो इससे रिलेटेड एक थ्योरम आती है, वो थ्योरम क्या होती है कि रेडियन एक अचर होता है, अचर कोण है। ये आपकी एक थ्योरी है जिसे हम एक बार प्रूफ जरूर करेंगे, ताकि बाई चांस अगर आप लोग भूल जाओ तो आप लोग को याद रहे, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि अगर आपका इस क्वेश्चन में क्या है, O क्या है, आपका सेंटर है, मतलब O आपका केंद्र है, एंड साथ में OA एंड OB ये आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और चूंकि AB पूरा आपका क्या हो गया, व्यास, जिसे हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है ना। तो इतनी चीजें, तो इतना ज्यादा लेंदी लिखने की तो जरूरत है ही नहीं, बस इतना सही लिख देंगे। तो ये कह सकते हैं कि हम अगर एंगल्स की बात करते हैं तो देखिए एंगल AOB कितना है, 180 डिग्री है ना, ये पूरा एंगल आपका बना रहा है 180 का। ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल AOB बराबर हो गया 180 डिग्री, है ना।
तो इसका मतलब हो गया कि एंगल AOP अपॉन एंगल AOB इज इक्वल टू चाप है AP की लंबाई अपॉन में आ गया चाप APB की लंबाई, है ना। ये देखो यहाँ पे देखिए AOP ये आपकी चाप की लंबाई हो गई, और ये जो आपके पास में AOB दे रखा था वो चाप आपका AOB वाला है, ठीक है ना। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल AOP डिवाइड बाय एंगल AOB इज इक्वल टू, ये तो हो गया R, ठीक है, ये वाला तो हो गया हमारे पास R, चाप AP की लंबाई देखिए यहाँ R दे रखा है, और अगर इस पूरे की देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई R, ठीक है, पाई R हो गया, तो नीचे वाला लिखेंगे आप पाई R। अब R से R कैंसिल हो गया, इसका मतलब एंगल AOP अपॉन एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो गई 1/पाई, 1/पाई हो गया। इसका मतलब एंगल AOP इज इक्वल टू 1/पाई एंगल AOB। एंगल AOB कितना था 180 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री अपॉन पाई। लेकिन ये कब बराबर है, यहाँ देखिए AOP के बराबर है, मतलब 1 रेडियन के बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ये आपका एक फॉर्मूला है जिसकी अभी आपको आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले की जरूरत आपको पड़ने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। या आगे अगर जो हमने अभी थ्योरम लेके चले थे जिसमें ये बता रहे थे कि रेडियन एक अचर कोण होता है, तो हाँ ये रेडियन अचर कोण होता है क्योंकि 180 डिग्री भी एक कोण है और पाई भी एक एंगल हो गया, तो आपकी जो वैल्यू हो गई वो एक अचर कोण डिनोट करती है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री और रेडियन, डिग्री और रेडियन में क्या फर्क है, ठीक है। तो इसमें यह है कि अगर यहाँ पे आपका लिखा है रेडियन, यहाँ लिखा है डिग्री, इसका मतलब अगर रेडियन से आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे 180/पाई से, और अगर आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे पाई/180 से। ये आपकी एक पहचान है जिसको आपको याद रखना है, और इससे आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब आपको लिखा जाएगा कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो, तब आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज रेडियंस एंड ग्रेड्स, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मुझे ज्यादा थ्योरी लेकर चलनी नहीं है, इसलिए हम एक सिंपल सी चीज बता दे रहे हैं, बस आप उसको याद रखिएगा, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। वो ये होता है कि डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू 2R/पाई। बस ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है। इसको आप डिफाइन करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन मेन बात ये है कि आपको इतना बता के उसका टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। इसको आप एक थ्योरी के पर्पज से सिर्फ आप इसको एक एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। कि मतलब डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू 2R/पाई, वेयर R इज इक्वल टू रेडियन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तब तक आपको चीजें बिल्कुल भी इससे रिलेटेड समझ में नहीं आने वाली हैं। जैसे आपका लिखा है 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। मैंने अभी बताया रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब सेम वो जो चीज दे रखी ना हम वही करेंगे। क्या है इसमें 6 रेडियन है, तो 6 मल्टीप्लाइड विद किससे करेंगे मल्टीप्लाई 180/पाई से कर लिया, 180/पाई से। अगर 180/पाई से करेंगे तो हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो इसको ये लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई भी 180/पाई मतलब 22/7 करते हैं। कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 3 6 और ये हो गया 11। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई विद 180/11। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 3780/11, ठीक है।
अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 343 होल 7/11। अब देखो 343 है ना, तो 343 को हम अलग कर लेंगे, तो 343 डिग्री ये हो गया। अब ये जो हमारे पास में बचा है ना 7/11, 7/11 लिखा हुआ है, तो 7/11 को जब हम कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि देखो डिग्री अलग हो गया, अब इसको फिर मिनट आता है फिर सेकेंड आता है, तो ये जो 7/11 है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि अभी हम मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 420/11। अब इसे भाई सॉल्व करो, तो ये आपका कुछ आ जाएगा 343 डिग्री प्लस एंड ये आपका आ जाएगा 38 होल 2/11। अब देखो 38 भी पूरा पार्ट आ गया, तो 38 भी बाहर हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 343 डिग्री और ये हो जाएगा 38 मिनट प्लस, अब बचा कितना है पोर्शन 2/11 वाला, तो 2/11 बचा है। अब मिनट के बाद क्या आता है सेकंड, सेकंड भी 60 के बराबर होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट प्लस ये हो जाएगा 120/11। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड, जिसको हम टोटल मिलाकर 11 सेकेंड कर देंगे। ये 38 मिनट है और 11 सेकेंड हो जाएगा। मिनट को 1 डैश से डिनोट करते हैं और सेकेंड को डबल डैश से लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, मतलब हम लोग ने 6 जो आपका रेडियन दे रखा था इसको कन्वर्ट कर दिया 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड में, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज को निकालेंगे और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे लिखा हुआ है 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में बदलना है। देखो 20 मिनट है, 20 मिनट है, तो 20 मिनट का मतलब क्या होगा, इसको तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, तो अपॉन 60 कर देंगे। अपॉन 60 करने से ये और ये वैल्यू कट गई, तो ये आ गया 1/3, 1/3 आ गया आपका, डिग्री में आ गया। अब देखो 40 डिग्री पहले से दे रखा था, 1/3 डिग्री और आ गया, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे इसे 40 होल 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 121/3 डिग्री, ठीक है। अब अगर जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला कि इसे हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 121/3 इंटू π/180 मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 121 π/540 रेडियन। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 121 π/540 रेडियन, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए इसे आप लोग एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहां लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। देखो रेशियो बताने से पहले तो ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी भुजाएं क्या क्या है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बना है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। हमें पता है कि त्रिकोणमिति की त्रिकोण में तीनों भुजाएं मिला के 180 डिग्री के बराबर होता है तीनों का कोण, ठीक है। अब देखो एक तो 90 है, तो इसका मतलब बाकी दोनों तो 90 से कम होंगे, तभी तो मतलब तीनों मिला के 180 होगा ना। अब जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में लिखते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और सबसे मेन बात क्या है कि ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है। एंड उसके बाद में जो इससे 90 डिग्री के
बगल में जो भी एंगल होता है, थीटा वगैरह जो भी लेंगे, उसके जो सामने वाली भुजा होती है वो आपकी होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर को हम कहते हैं लंब। और जो रहा बचा तीसरा होता है जिसपे चीजें खड़ी हैं, मतलब ये त्रिभुज किस पे खड़ा है, तो वो आपका होता है आधार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बेस। इंग्लिश और हिंदी दोनों इसलिए बताई है ताकि जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है ना हिंदी और इंग्लिश में, वो दोनों तरह के चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, अब मेन बात क्या होती है ना कि यहाँ पर एक पार्ट ये कह सकते हैं कि इसमें एक प्रॉपर्टी यूज की जाती है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, अगर आपके पास में ए बी सी 3 भुजाएं दे रखी हैं जो कि आपकी पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर होती है। अगर ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करेगा, और या फिर ये कह सकते हैं कि ये हमारे ट्रिपलेट्स बनाएगा। ठीक है, अब अगर कोई ये पूछता है कि भाई ट्रिपलेट्स कितने तरह के होते हैं, तो ये भी बताना भाई बहुत जरूरी है कि ट्रिपलेट्स कितने तरह के होते हैं। अब देखो ट्रिपलेट्स में क्या है ना, बहुत सारे ट्रिपलेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स को हम यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं, जैसे कि ठीक है। अब देखो जैसे कि आपका हो गया 3 4 5, देखो तीसरी भुजा हमेशा बड़ी होगी, तो मतलब अगर हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो भी 25 आएगा, अगर 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो भी 25 आएगा, और ए और बी का स्क्वायर का सम मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो भी 25 आएगा। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, मैं सभी नोट कर दे रही हूं, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, आप लोग के काम आएगा। ठीक है, जैसे 5 12 और 13, ठीक है ना। इसके अलावा 7 24 और 25 है। एक होता है आपका 8 15 17, हमेशा देखो तीसरी वाली भुजा जो होगी वो बड़ी ही होगी। एक होता है 9 40 41, एक और याद रखिएगा 11 60 और 61, हमेशा देखो तीसरी वाली जो भुजा है ना वो हमेशा बड़ी ही होती है। इससे ज्यादा भी और भी होते हैं, लेकिन इतने हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप याद रखिएगा, आपके काम आएगा। अब चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे। देखो मैंने ये सारी चीजें लिख दी, ठीक है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को डिनोट करते हैं कि मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे निकालते हैं, तो देखो हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ेगा लाल बटे कका, और इंग्लिश वाला बच्चा पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम का PBP अपॉन HHB। थोड़ा सा ये गलत हो गया है, सही कर दे रहे हैं इसे हम, PBP अपॉन HHB। इससे क्या होता है, देखो ये हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है। L अपॉन K का मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, ये होता है एंगल साइन थीटा। यहाँ पे हम लोगों ने थीटा लिया था ना, तो इसलिए साइन थीटा हो गया। फिर हो गया आधार बटे कर्ण, तो ये होता है कॉस थीटा। फिर है लंब बटे आधार, ये होता है टेन थीटा। ऐसे यहाँ पे भी आते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, B अपॉन H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया टेन थीटा। अगर हम इसी के रेसिप्रोकल की बात करते हैं, मतलब उल्टे की, तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा, तो सीधी बात है L अपॉन K की जगह K अपॉन L हो जाएगा। कॉस थीटा की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा सेक थीटा। टेन थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ऐसे ही ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये हो गया कॉट थीटा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये टेन थीटा के बराबर होता है, और
अगर हम इसी का अपोजिट कर देते हैं, मतलब cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो पता ही है ना कि tan का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा। तो अगर अपोजिट होगा तो दोनों का ही अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसमें से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आई होप सो कि यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर्मूले को लेके। यहां चलते हैं। अब यहां लिखा है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण क्या होती है। सर्व समीकरण मतलब होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। वैसे तो बेसिकली हमें 3 ही आइडेंटिटी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं 3 आइडेंटिटी को शो करेंगे, उससे ज्यादा यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम इसके लिए कोई भी एक इक्वेशन बना लेते हैं, या एक कह लेते हैं एक हम फॉर्मूला बना लेते हैं, जो भी आप कह लो, तो ये कह सकते हैं जो आपकी एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, मान लो कि ये दे रखा है, ठीक है, जहां पर ये एंगल आपका 90 डिग्री दे रखा है। यहां लिख लो ए, बी और सी। इसको अगर हम डिनोट करते हैं तो ये लिख सकते हैं कि ये हो गया सी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस से क्या कहते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर, ठीक है ना। यही तो बोलते थे, इसी को बोलते थे। यहां पर अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लिख लो, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखो, अगर हम दोनों ही में, मतलब ये जो आपके पास में दे रखा है ना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी स्क्वायर का मतलब क्या है बताइए। तो यहां से जो बी स्क्वायर का मतलब है, इसका मतलब हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब हो गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए सी स्क्वायर। अब दोनों ही जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, इन सभी को अगर हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो यहां से तो ये वैल्यू कट हो गई, बाकी क्या बची, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 1, ठीक है। अच्छा, ए बी अपॉन ए सी अगर हम यहां देखते हैं, ए बी मतलब ए बी का मतलब क्या होगा, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, हाँ। तो देखो यहां पे अगर हम लिखते हैं तो यहां लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी का मतलब ये हो गया लंब बटे कर्ण है, ठीक है, जो कि वैल्यू होती है साइन थीटा की, यहां थीटा लिख लो, साइन थीटा की। और अगर हम बीसी कर रहे हैं, मतलब आधार बीसी अपॉन एसी मतलब आधार बटे कर्ण कर रहे हैं, तो ये वैल्यू किसकी होती है, कॉस थीटा की। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गई एक सर्वसमीका, एक हो गई। अब देखो बाकी 2 कैसे निकालनी है, इसी को ही आप डिवाइड कर दो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ ही कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो गई 1। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 1 बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। मैंने अभी बताया था कि कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, तो सीधी बात है 1 अपॉन कॉस थीटा भी सेक स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, tan को भी उधर ले आएंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर 1 हो गया। ये आपकी सर्व समीका 2 हो गई। लेकिन इसमें किया क्या मैंने, समीकरण 1 से हमने सब जो भी आपका LHS और RHS था सभी को हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया है। अब हम अगर इसी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो इक्वेशन दे रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी को हम साइन स्क्वायर थीटा से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू कट हो गई, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी मैंने जस्ट बताया था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो सीधी बात है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी हो गई तीसरी सर्वसमीका। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में 3 सर्वसमीकाएं होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में देखने को, जिसकी पहली वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 सर्वसमीकाओं की आपको जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां क्वेश्चन में दे रखा है जैसे cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज करके यहाँ पे sec थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं तो हमें किस किस चीज की जरूरत है पहले ये देख लो। देखो हमारे पास cos थीटा दे रखा है, cos थीटा कितना दे रखा है 3/5। इसका मतलब cos किसका अपोजिट होता है, sec का अपोजिट होता है, तो sec थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 5/3। तो यहाँ वैल्यू पता लग गई, यहाँ वैल्यू पता लग गई। अब हमें क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए और cot थीटा चाहिए। तो tan तो cot का अपोजिट होता है, सभी को पता है। tan की वैल्यू निकाल लो। tan और sec में एक रिलेशन था जो हमारे पास सर्वसमीका थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी अभी मैंने इसको सॉल्व किया है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं तो sec स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते हैं इसे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। sec स्क्वायर थीटा मतलब हो गया 5/3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 25 माइनस 9/9। तो ये वैल्यू हो गई tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/9। तो tan थीटा आपके पास आ गया 4/3। और अगर हम cot थीटा की बात करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो वो हो जाएगा 3/4। ठीक है ना। अब अगर हम इसको वैल्यू को पुटअप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो लिखा है 5 sec थीटा, यहाँ लिख लेते हैं 5 sec थीटा माइनस 4 tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस cot थीटा, sec थीटा प्लस cot थीटा, ये लिख लिया। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो sec थीटा की वैल्यू हो गई 5/3। तो 5 इंटू 5/3 माइनस 4 इंटू, और tan थीटा हो गई 4/3 डिवाइड में आ गया 5/3 प्लस 3/4। ठीक है, ये हो गई वैल्यू रख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 25/3 माइनस 16/3 डिवाइड करते हैं तो नीचे अगर एलसीएम 12 का आता है तो ये हो जाएगा 20 प्लस 9। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9/3। ये हो जाएगा 29/12। तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 12/3 इंटू 29। सॉल्व करेंगे इसे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब आ गया ये वैल्यू 39/29। 12 3 जा 36 होता है, 36/29 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह से इन वैल्यूज को निकालना होता है। एक बार देख लीजिए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 इवेल्युएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखो बेटा ये लेक्चर 1 है, ठीक है ना। अगर मैं जो बेसिक से है अगर उसको छोड़ दिया ना तो आप लोग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए मैं पूरा ही कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ ताकि आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के लिए बार बार बुक ना उठानी पड़े। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहां से सीधी बात है tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 4/3। ठीक है ना। हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू बतानी है 3 sin थीटा
प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखो tan थीटा लिखा है ना, इसका मतलब है इन सभी को cos थीटा कॉमन कर लेते हैं। अगर हम ऊपर वाले में से cos थीटा कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 बचेगा, क्योंकि cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, और यहां बच जाएगा 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2। ठीक है, क्योंकि cos थीटा तो कॉमन लेने से वो वैल्यू कट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा मैंने बताया था कि वो tan थीटा होता है, तो 3 tan थीटा माइनस प्लस 2 अपॉन 3 tan थीटा माइनस 2। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 यहाँ रखते हैं, तो 4 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 2 हो जाएगा। 3 से 3 कट हो गया, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 2। 4 प्लस 2 होता है बेटा 6, और 4 माइनस 2 2 होता है, तो ये हो गया 2 3 6। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 3। आपका ये जो 3 है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां लिखा है इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी फाइंड द वैल्यू। ओके, तो देखो अगर यहाँ पे इसके कहने मतलब है कि आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका राइट एंगल सी है, तो ये सी हो गया, तो सीधी बात है ये आसपास वाला ए और बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एंगल थीटा ले लेते हैं। थीटा लेना है, क्या क्या लेना है एंगल, अच्छा tan है, tan भी लेना है। तो यहाँ अच्छा, तो एंगल की शक्ल ही बदल गई। यहाँ पे एंगल्स आपके ए और बी हैं। थीटा लिखना चाहो तो लिख लो, tan है tan भी तो वैसे निकालना ही पड़ेगा, तो थीटा है, तो थीटा हटा ही देते ज्यादा सही है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है ना, हटा दिए tan, एंगल हटा दिया, बस इतना लिखा है। ठीक है, अब यहां से अगर हम tan a की वैल्यू पूछते हैं, तो tan a की वैल्यू अगर हम निकालते हैं ABC, देन फाइंड द वैल्यू। ओके, वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है, तो कैसे निकालेंगे, अपने मन से ले लेते हैं। ठीक है, tan a की वैल्यू होती है बेटा, देखो जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है लंब बटे आधार का, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना दे रखा है यहाँ पे, tan a की बात होगी, तो tan a का मतलब ये हो गया tan a के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है, मतलब हो गया BC। आधार कितना है AC, है ना, तो BC की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अपने मन से आप A मान लो, और AC की वैल्यू आप अपने मन से B मान लो। ठीक है, A B और इसको मान लो C। ठीक है, मतलब A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C, इस तरह से लिया है। अब अगर हम यहाँ से tan B निकालें जिसकी हमें जरूरत है, तो इसके भी सामने वाली भुजा, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा लंब बटे आधार का। ठीक है ना, यहाँ पे भी लंब बटे आधार लगेगा, लेकिन B के कंपैरिजन में देखते हैं तो लंब क्या है AC है, अपॉन आधार क्या है, आधार देखिए इसका कितना है BC है। ठीक है, तो इसका मतलब AC का मतलब B अपॉन BC की वैल्यू हो गई A, तो B अपॉन A इसकी वैल्यू हो गई। हमें पूछा गया है tan A प्लस tan B, तो यहाँ अगर हम tan A प्लस tan B की वैल्यू निकालते हैं तो इसका मतलब हो गया A अपॉन B प्लस B अपॉन A। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया AB, तो ये वैल्यू आ जाएगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल C है, ध्यान से देखिए C की वैल्यू अगर हम पाइथागोरस से निकालते हैं तो वो हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका मतलब जहां पर भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखा होगा उसको हम C स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी C स्क्वायर अपॉन AB। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां लिखा हुआ है इफ फंक्शन f ऑफ p इज इक्वल टू साइन टू द पावर p प्लस 2x प्लस कॉस p प्लस 2x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6f2 प्लस 5
4f4 प्लस 10f0। ठीक है, देखो भाई यहां पर f की वैल्यू कितनी रखनी है 2। हमारे पास में यहां लिखते हैं तो आई थिंक ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहां कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई फायदा नहीं है। यहां लिखा हुआ है एफ पी इज इक्वल टू साइन p प्लस 2x प्लस कॉस p प्लस 2x। हमें वैल्यू किसकी किसकी चाहिए, f2 की चाहिए, f4 चाहिए, f0 चाहिए। चलो भाई f2 निकालते हैं, तो जहां जहां p है वहां वहां वैल्यू 2 रख देंगे, तो 4 प्लस 2 6x हो जाएगा। यहाँ cos 2 प्लस 2 4x हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, अच्छा सॉरी 2 प्लस 2 4, ये भी 4 हो रहा है, 4 हो गया। साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x। इसको अगर हम f2 को और सॉल्व करते हैं तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है ना, तो इसमें हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, उस पे रख के इसको वैल्यू को निकाल दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ जाएगा सिर्फ 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाता है, तो सिर्फ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा। ये आ गई आपके पास में f2 की वैल्यू। ठीक है, सॉरी हाँ f2 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में हम लोग को दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए थी, f4 की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है ना, अब f4 की वैल्यू निकालते हैं, फिर से इसको लेते हैं fp इज इक्वल टू साइन p प्लस 2x प्लस कॉस p प्लस 2x। अब मुझे चाहिए थी f4 की वैल्यू, तो 4 का मतलब हो गया p की जगह 4 रखेंगे तो साइन 6x प्लस कॉस 6x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब 6x हो गया तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और ये यहाँ पे अगर हम अलग अलग क्यूब कर देते हैं तो हमारे पास में जो एक फॉर्मूला होता था, फॉर्मूले को हम नोट कर लेते हैं, थोड़ा ये लेंदी लग रहा है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता था, तो वो होता था a प्लस बी एंड यहाँ हो जाता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा f4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ हो जाएगा साइन टू दी पावर 4x हो जाएगा प्लस कॉस टू दी पावर 4x हो जाएगा माइनस ab, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x ये लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने सॉल्व करके निकाली है, तो ये वैल्यू आई थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, और एक और यहाँ पे है, तो इसका मतलब 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें तीसरी वैल्यू चाहिए थी, यहाँ फिर लिखते हैं एफ पी इज इक्वल टू साइन पी प्लस 2x लिखा है प्लस कॉस p प्लस 2x लिखा है। अब हम लोग को वैल्यू चाहिए f0 की। 0 का मतलब ये हो गया 0 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अब वैल्यू अगर हम पुटअप करते हैं यहाँ जाके तो लिखा है 6f2, तो 6 हो गया, f2 का मतलब हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में वैल्यू आ गई माइनस का 4 f4 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एंड तीसरी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है वो आ गई 0 पे आई है 1, है ना, तो ये आपकी आ जाएगी प्लस
10 प्लस 10 हो गई। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 10। ये इससे ये वैल्यू कट हो गई। 6 में से 4 माइनस होगा, बचेगा 2 प्लस 10 लिखा हुआ है, आ गया 12। 12 आपका आंसर है। ऑप्शंस में चलते हैं, 12 वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिएगा। कल मिलेंगे नई क्लास में, और इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस हैं जो मुझे इसके करवाने हैं, बट अभी टाइम हो गया है, तो इसलिए जब नेक्स्ट क्लास करवाएंगे तो उसमें हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तब तक के लिए जितने क्वेश्चंस करवाए हैं इन सभी को कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।